नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप आने वाले RACIT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों यदि आपकी इस पेपर में तैयारी है वो बहुत ही कम है और दोस्तों आप चाहते हैं कि मुझे कहीं से भी ऐसे RACIT के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पता चल जाए जिनके आने का चांस हमारे पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा हो, तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर RACIT के 30 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो कि दोस्तों आपको आपके आने वाले RACIT एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगी। ये दोस्तों मैं आपसे गारंटी लेकर कहता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर के अंदर पहला प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर का निर्माण है वो किसने किया था। तो दोस्तों सबसे पहले जो कंप्यूटर का निर्माण किया था वो किया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। यानी कि पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कृपया करके मैं जितने भी प्रश्न पढ़ रहा हूँ उन सभी प्रश्नों का उत्तर है वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मैं देखता हूँ कि किस विद्यार्थी की तैयारी अच्छी है और कौन सा विद्यार्थी होशियार है। तो दोस्तों आगे देख सकते हैं हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर जो है वो दोस्तों इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, यानी कि दोस्तों गणना करने वाला। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 2 दिसंबर को जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है मनाया जाता है, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका RACIT का पूरा पेपर है वो रहने वाला है। यही दोस्तों आपको प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, ये बात मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाकर कहता हूँ। तो दोस्तों आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब चौथा प्रश्न पूछा गया है, CPU का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों तो यहाँ पर जो CPU की फुल फॉर्म रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या रहेगी दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास में क्या है CPU है, तो दोस्तों CPU के अंदर क्या होता है, प्रोसेसर लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों, प्रोसेसर लगा होता है जो कि दोस्तों डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और उसे इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। ये बात आप याद रखना कि CPU के अंदर क्या होता है, प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पे चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब पांचवा प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन होता कौन सा है। दोस्तों गूगल क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और दोस्तों गूगल पर हमें कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उस चीज़ से संबंधित समस्त जानकारी है वो हमें मिल जाती है। यानी कि गूगल क्या है, सर्च इंजन है। वहीं दोस्तों याहू भी क्या है, सर्च इंजन है। बाइडू भी क्या है, सर्च इंजन है। यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। वहीं दोस्तों वोल्फ्राम एल्फा ये दोस्तों किसी भी प्रकार का सर्च इंजन नहीं है। और दोस्तों प्रश्न में भी आपको नहीं का पूछा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वोल्फ्राम एल्फा। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब छठा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर दो तरह के उपकरण होते हैं। पहला होता है हमारे पास में इनपुट उपकरण। क्या होता है दोस्तों, पहला हमारे पास में क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस। तो इस प्रकार से दोस्तों पहला इनपुट हो गया और दूसरा क्या हो गया, आउटपुट। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों इनपुट डिवाइसेस की सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी जानकारी कंप्यूटर को भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझो मेरी बात। यानी कि इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई जानकारी कंप्यूटर को भेजते हैं। और वहीं दोस्तों जो हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, कंप्यूटर से जानकारी लेते हैं और हमको प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से जानकारी लेते हैं और हमको प्रदान करते हैं, उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। दोस्तों माउस पर हम कोई बटन दबाते हैं तो वो कंप्यूटर को जाती है, और मैंने कहा था कोई कंप्यूटर पर चीज़ जाती है हमारे द्वारा वो होती है इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड पर बटन लगे होते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, बटन पर हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर पर चीज़ प्रदर्शित होती है। यानी कि हमसे कंप्यूटर की तरफ चीज़ गई उसे क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। और स्कैनर दोस्तों कोई भी या पेज है तो उसको स्कैन करते हैं तो ये हमारी तरफ से काम किया गया है तो इसे क्या बोलेंगे, इनपुट। तो दोस्तों यहाँ पर जो सभी के सभी ऑप्शन हैं वो इनपुट डिवाइसेस के हैं। यानी कि इनमें से सभी उत्तर क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि छठे का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब सातवां प्रश्न पूछा गया है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में जो 1 किलोबाइट है
उसमें दोस्तों टोटल 1024 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 1024 बाइट्स किस में होते हैं? 1 किलोबाइट में होते हैं। और वहीं दोस्तों जो हमारे पास में 1 मेगाबाइट होता है उसमें दोस्तों 1024 किलोबाइट होते हैं। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये हमारे पास में हर RSCT एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो वो होता है 1024 बाइट के बराबर, यानी कि सातवें का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों इसी के आगे हमारे पास में अब 8वां प्रश्न आता है। और दोस्तों इसका उत्तर मैंने पिछले प्रश्न में ही बता दिया था। मैंने आपको कहा था कि 1 मेगाबाइट है उसमें कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं। ये दोस्तों आपको मैंने पिछले प्रश्न के अंदर बताया था। दोस्तों तो इस प्रकार से 8वें का जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। तो आगे चलते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ। तो देख सकते हैं 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनती है? दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आईसी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर RSCT एग्जाम में एक या दो फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। दोस्तों यहाँ पर आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट। और दोस्तों ये क्या होती है? सीपीयू के अंदर एक चिप होती है जो कि दोस्तों सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन से बनी होती है। और सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का अर्धचालक है। तो 9वें का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब 9वें प्रश्न के आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको HTTP की फुल फॉर्म में बतानी है। दोस्तों तो यहाँ पर HTTP की जो फुल फॉर्म है वो होती है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और दोस्तों जो HTTP की फुल फॉर्म है वो दोस्तों आपको हर RKCL एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये RSCT एग्जाम का जाना माना प्रश्न है। तो इस प्रकार से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो HTTP की फुल फॉर्म रहने वाली है, विस्तृत रूप रहने वाला है। तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसी के आगे हमारे पास में अब 11वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है कि CPU के ALU में होते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले समझना होगा कि CPU क्या होता है। तो दोस्तों CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों CPU के अंदर मैंने आपको कहा था कि प्रोसेसर होता है। क्या होता है दोस्तों? CPU के अंदर क्या होता है? प्रोसेसर होता है। और प्रोसेसर के अंदर क्या होता है दोस्तों? ALU होता है। और दोस्तों ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है? ALU की फुल फॉर्म होती है। तो इसमें आपसे पूछा है कि ALU में क्या होता है? तो दोस्तों ALU में होता है हमारे पास में रजिस्टर। क्या हो दोस्तों? रजिस्टर होता है। ये दोस्तों हमारे पास में क्या है? एक मेमोरी है। तो इस प्रकार से 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको मैंने कहा था कि गणना और तुलना वो किस में होती है? वो दोस्तों कंप्यूटर के CPU में होती है। और दोस्तों CPU के अंदर क्या होता है? प्रोसेसर होता है। और दोस्तों मैंने आपको कुछ ही देर पहले कहा था कि प्रोसेसर में क्या होता है? प्रोसेसर में ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। और दोस्तों यही ALU क्या करती है? कंप्यूटर में गणना और तुलना का काम करती है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12वें का ऑप्शन नंबर सी, ALU, यानी कि 12वें का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 13वां प्रश्न आता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के मध्य एक अंतर समझना होगा। दोस्तों वह चीज़ जिसको हम छू सकते हैं उसे बोलते हैं हार्डवेयर, और वह चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते उसे बोलते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर यदि मैं आपको एग्जांपल दूं तो दोस्तों हमारे पास में जो फेसबुक ऐप है वो क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों फेसबुक को हम कभी भी छू नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और वहीं दोस्तों यदि मैं बात करूँ माउस की, तो दोस्तों माउस को हम छू सकते हैं, यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर है। तो इस प्रकार से पूछा है आपसे कि ऐसा कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों मैंने आपको कहा था CPU क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, क्योंकि दोस्तों इसे आप छू सकते हो। और दोस्तों CPU के अंदर क्या लगा होता है? एक प्रोसेसर लगा होता है, ये भी मैंने आपको कहा था। दोस्तों तो प्रोसेसर क्या करता है? डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो दोस्तों हमारे पास में क्या है? CPU है। CPU के अंदर क्या है? प्रोसेसर है। और दोस्तों प्रोसेसर के अंदर भी 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि यदि मैंने आपको पहला तो बता ही दिया था ALU होता है। क्या दोस्तों? ALU होता है। ALU के अलावा दोस्तों कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये हमारे पास में क्या होते हैं? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये क्या हैं?
प्रोसेसर के अंदर 3 मुख्य भाग हैं। तो इस प्रकार से 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तो अब 14वें प्रश्न के आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको कहा गया है कि सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो हमारे पास में कंप्यूटर का सीपीयू है और दोस्तों हमारे पास में क्या है? आईओ है। दोस्तों इन दोनों के मध्य जो सिग्नलों का ट्रांसफ़र होता है उसको कौन सा डिवाइस नियंत्रित करता है? तो दोस्तों उस डिवाइस का नाम है कंट्रोल यूनिट। क्या नाम है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट, यानी कि 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब सीपीयू, और दोस्तों सीपीयू कंप्यूटर के अंदर 2 कार्य करता है। पहला दोस्तों गणना करता है और साथ ही डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। यानी कि दोस्तों प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? वो भी सीपीयू करता है। यानी कि सीपीयू के 2 कार्य हैं, गणनाएं और प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे 16वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 17वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि दोस्तों 16वें प्रश्न के बिल्कुल हूबहू समान है। तो देखिए इसमें पूछा गया है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। दोस्तों तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा था कि कंप्यूटर का वे हार्डवेयर डिवाइस जिसमें अधिकतम प्रोसेसिंग होती है उसका नाम क्या है? सीपीयू है, जिसमें गणनाएं और प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 18वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो कार्य करता है उसके पहले बता देता हूँ। तो कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। मैंने आपको कहा था डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है। उसी के आगे दोस्तों कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को लेता भी है, यानी दोस्तों डाटा को इम्प्यूट भी करता है, और साथ ही डाटा को देता भी है, यानी कि दोस्तों डाटा आउटपुटिंग भी करता है। यानी कि दोस्तों ACD क्या है दोस्तों? ये क्या है? कंप्यूटर के कार्य हैं। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है कि कंप्यूटर का कार्य नहीं कौन सा है। तो दोस्तों कंप्यूटर कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, यानी कि दोस्तों उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मेरे वाला उत्तर सही है, तेरे वाला उत्तर गलत है। तो दोस्तों वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा आपकी बात को, यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 19वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कौन सा है। तो दोस्तों आपको मैंने कहा था कि जब हम कंप्यूटर को कोई जानकारी देते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट। और दोस्तों जब कंप्यूटर हमें जानकारी देता है तो उसे बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटपुट। तो कंप्यूटर जो प्रोड्यूस करता है यानी कि जो हमें देता है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो 19वें का सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तो इसी के आगे अब हमारे पास में 20वां प्रश्न आता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो दोस्तों इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है, यानी कि 20वें का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 21वां प्रश्न पूछा गया है, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो डाटा प्रोसेस किया गया है उस डाटा को बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि डाटा प्रोसेस हो रहा है। तो 21वें का बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 22वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों आप सबको लगता होगा कि कंप्यूटर तो कोई भी कार्य कर सकता है, इसका मतलब इसकी असीमित क्षमता होती होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, इसकी असीमित क्षमता नहीं होती। इसकी दोस्तों क्षमता जो होती है वो सीमित होती है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होती है? अलग अलग जीबी होती है, अलग अलग जीबी की रैम होती है। तो दोस्तों आप सबने सुना होगा कि इस कंप्यूटर की यहाँ पर 18 जीबी रैम है, या फिर 32 जीबी रैम है, या फिर 108 जीबी रैम है। तो इस प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर की अलग अलग जीबी होती है, और दोस्तों जैसे जैसे जीबी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंप्यूटर की क्षमता है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है, यानी कि 22वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 23वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर की बुद्धि क्या है, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर की इंटेलिजेंस है वो क्या है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस रखी गई है उसका नाम है कृत्रिम इंटेलिजेंस, यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 24वां प्रश्न आता है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति है, यानी कि दोस्तों उसमें जो डाटा संग्रहित करने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मनुष्य के अंदर बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो दोस्तों कंप्यूटर की तुलना में सामान्य प्रकार की होती है। हम कम भी नहीं कह सकते हैं, हम सामान्य प्रकार कहेंगे। तो इस प्रकार से 24वें का ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा।
दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 25वां प्रश्न आता है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि यदि आप किसी एक ऐसे बंदे को देखते हो जो कि आपके सामने फिर से आ जाता है 2-3 साल बाद में, ठीक है, तो आप उस बंदे को कहोगे कि भाई मैंने तुझे कहीं ना कहीं देखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो मन है उसकी दोस्तों गति है वो बहुत फास्ट है। तो इस प्रकार से मानव मन की गति है वो दोस्तों कंप्यूटर की गति से अधिक तेज होती है। तो इस प्रकार से 25वें का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, मानव मन, यानी कि 25वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों तो अब 25वें प्रश्न के आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न आता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो सूचना है वो दोस्तों एकत्रित डाटा को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा पड़ा है वो क्या कहलाती है, सभी सूचना कहलाती है। तो 26वें का ऑप्शन नंबर सी है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज में लिखा होता है, और दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज 2 डिजिट से बनी है, 0 और 1। तो इस प्रकार से बाइनरी लैंग्वेज दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, डेटा है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो डेटा है वो दोस्तों संख्यात्मक सूचना और चिन्ह, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, डेटा बनता है। तो 27वीं का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों तो अब इसी के आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट। और जो कंप्यूटर हमें डाटा देता है उसे बोलते हैं दोस्तों आउटपुट। तो इसमें आपसे पूछा है कि कंप्यूटर में जाने वाला डाटा, यानी कि जो हमने कंप्यूटर को दिया, तो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। तो यहाँ पर 28वें का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 29वां प्रश्न आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो दोस्तों आपको मैंने कहा था कि सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है, जो कि दोस्तों डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। तो इस प्रकार से डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा, यानी कि 29वें का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 30वां प्रश्न पूछा गया है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों प्रथम गणना करने वाला जो यंत्र है उसका नाम है दोस्तों अबेकस। क्या है दोस्तों, अबेकस। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, अबेकस होता है, कई प्रकार की गोलियाँ होती है, और दोस्तों इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं। तो 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।